हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आई एम योर आदित्य सर और आपके लिए लेके आए हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट 10। मतलब ये लास्ट पार्ट होने वाला है, आखिरी भाग होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 9 में हम लोग नॉइस पोल्यूशन वगैरह को कवर किए थे, बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, फाइनली आज इसका हम लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। आज का जो पार्ट है, सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, पूरे सीरीज आपका कवर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप पार्ट 1 से लेकर के 9 तक नहीं देखे हैं, उदित फार्मेसी के चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। ऑलरेडी आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, टॉप 20 सीरीज। वहां पे पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेहतरीन तरीके से इसको भी स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से आज हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, बाकी अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, सारी चीजें ओके। तो चलिए देर नहीं करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19 और फाइनली 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन टर्म डिजास्टर। ये डिजास्टर क्या होता है एंड एक्सप्लेन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, ये डिजास्टर होता क्या है और आपको एक्सप्लेन करना है। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर मतलब होता है आपदा। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, मैन मेड डिजास्टर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20। राइट ए नोट ऑन ISO 14000। ये ISO 14000 क्या है? एंड डिस्कस केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी। ठीक है, आपको बताना है केस स्टडी किसका? अर्थक्वेक का, सुनामी का। मतलब कब आया था, इससे कैसे रिकवर किया गया, सुनामी क्या था, कब आया था, इससे कैसे मतलब रिकवर किया गया। यही सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग केस स्टडी में पढ़ते हैं। इजी है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, समझना भी है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बस आपको पढ़ना है और फाइनली जाके फिर आपको तैयार करके अपने एग्जाम में लिखना है। ओके, तो चलिए देर की बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, ओके। डिजास्टर सभी को पता है, आपदाएं। ठीक है, जिसको आपदा कहते हैं। अचानक से बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, आप देखिए किस तरह से बाढ़ आ जाता है बहुत से शहरों में, इसी को तो आपदा बोलते हैं। या फिर बहुत ज्यादा भूकंप आ जाना। याद है ना नेपाल 2015 वाला भूकंप? बिल्कुल याद होगा, कोई नहीं भूला है। ठीक है, हमेशा याद रहेगा वो। ठीक है, जिस तरह का भूकंप आया था, काफी ज्यादा लोग नुकसान हुआ था, काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ नेपाल के आसपास रहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी मतलब जिले में, तो वहां पे आपको अच्छे से फील हुआ होगा जिस तरह का भूकंप था। ठीक है, तो अब भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ये सब क्या है? आपदा होते हैं, डिजास्टर होते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा लिखने हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक, जैसे भूकंप आ रहा है, ठीक है, बाढ़ आ रहा है। एक होते हैं मैन मेड डिजास्टर, जो हम मनुष्य के द्वारा गलतियां होती हैं, लैब वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में। ठीक है, वो होते हैं मैन मेड डिजास्टर। तो आइए दोनों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। डिजास्टर होता क्या है इसको जानते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर आपदा क्या बोलते हैं हिंदी में? आपदा। ओके, तो ए डिजास्टर इज ए सडन एंड हार्मफुल इवेंट दैट काज लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। क्या कह रहा है? डिजास्टर क्या होता है? सडन एंड हार्मफुल इवेंट। सडन मतलब अचानक से, डिजास्टर जो आपदा होता है अचानक से या फिर हानिकारक इवेंट होता है जिसके कारण हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, हमारी संपत्ति पे पूरे डैमेज हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, हमारा पूरा एनवायरमेंटल खराब हो जाता है। ठीक है, हमारा पूरा जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, एंड इफेक्ट नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, और हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है इस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। तो ये डिजास्टर क्या होता है? सडन एंड हार्मफुल इवेंट होता है। समझ में? अचानक से एक हार्मफुल इवेंट हो जाए, हानिकारक घटना हो जाए जिसके कारण पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाए, प्रॉपर्टी, संपत्ति वगैरह डैमेज हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंटल मतलब कह सकते हैं कि पूरा एनवायरमेंटल का विनाश हो जाए। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश। ठीक है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, हमारे पूरे पर्यावरण का विनाश हो जाए और हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ थी उसके भी प्रभाव पड़े, वही आपदा कहलाता है। ठीक है, इट कैन हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर, ये किसी समय किसी जगह पे हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आपका उत्तर प्रदेश के कोने में बैठे हैं वहां नहीं होगा, किसी समय किसी जगह में हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे गोरखपुर में बैठे हो, चाहे देवरिया में, चाहे आजमगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर एंड इट ऑफर नीड इमरजेंसी हेल्प एंड सपोर्ट टू सेव पीपुल एंड रिपेयर द डैमेज।
ठीक है, या कहीं किसी समय किसी जगह पे हो सकता है, और एंड इट ऑफन, हमें प्रायः आवश्यकता होती है इमरजेंसी हेल्प की, सपोर्ट की, ठीक है, टू सेव पीपल, लोगों को बचाने के लिए, रिपेयर द डैमेज, कोई चीज खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी हेल्प सपोर्ट की सहारा पड़ती है जब डिजास्टर आपदाएं वगैरह आती हैं। तो समझ में आया? तो बिल्कुल आपदा क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, आराम से आप लिख सकते हैं आप। डिजास्टर एक तरह का हानिकारक इवेंट होता है, घटना होता है, जिसके कारण बहुत सारी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, संपत्ति बेकार हो जाता है, इन्वायरमेंट में हमारा पूरा विनाश हो जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होती है वो भी क्या होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है डिजास्टर की वजह से, ठीक है, यही प्रोसेस कहलाता है डिजास्टर। ओके, या किसी समय किसी जगह पे हो सकता है, इससे हमें इसके ऐसे सिचुएशन में हमें इमरजेंसी हेल्प सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जो भी बहुत चीजें खराब होती है उनको रिपेयर करने के लिए हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक, आइए टाइप्स को देखते हैं, डिजास्टर के प्रकार को देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइप्स लिखिए या एग्जाम्पल लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। जो अगर डिजास्टर के टाइप्स की बात करें कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। एक आपका प्राकृतिक डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे दीज हैपन ड्यू टू नेचुरल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड वेदर। ये हो कब रहा था, जब जो प्राकृतिक होते हैं, दिस हैपन ये होता है ड्यू टू नेचुरल फोर्स, जब कोई प्राकृतिक बल लगता है, ऑफ द अर्थ, अर्थ या वेकर मतलब हमारे मौसम से या पृथ्वी से जब कोई बल लगता है, प्राकृतिक बल लगता है, उसके कारण हमें ये नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे अर्थक्वेक भूकंप हो गया, फ्लूड मतलब बाढ़ आना हो गया, साइक्लोन मतलब चक्रवात हो गया, सुनामी मतलब वही आधी तूफान जिस तरह से आते हैं, ठीक है, और आपके ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ना हो गया, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी का फटना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब आपके नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। अर्थक्वेक थोड़ी आप लेके आते हैं, तो ऊपर वाले मतलब कि ये प्राकृतिक तरीके से होता है, ठीक है। फ्लूड बाढ़ वगैरह आना, बारिश बहुत ज्यादा हो गया, साइक्लोन चक्रवात, ठीक है, सुनामी हो गया, लहरें वगैरह समुद्र वगैरह में होती हैं, ड्रॉट सूखा पड़ना, वोल्केनो, ये सब क्या है, डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर। ओके, मैन मेड डिजास्टर क्या है, दीज आर काज्ड बाय ह्यूमन एक्शन या मिस्टेक। ये किसके कारण होता है, ह्यूमन, हम लोग की गलतियों की वजह से, हम लोग के कोई मिस्टेक की वजह से ये डिजास्टर होता है, मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। अब जैसे हम लोग की क्या गलती होगी, मान लीजिए हम लोग इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, हमें किसी केमिकल के बारे में नहीं पता है, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, अब वो रिएक्शन जब होगा ना तो कोई जरूरी नहीं कि उसी लैब में ही तक रह जाए, हो सकता है कहीं से लीक हो और पूरे मतलब वहां के पूरे एरिया को कवर कर ले। याद है ना भोपाल गैस ट्रेजेडी, बिल्कुल याद होगा, भोपाल में जो गैस लीक हुआ था, ठीक है, सभी को याद होगा कौन सा गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट, पूरे भोपाल की हालत खराब कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो मैन मेड डिजास्टर था। ओके, एग्जाम्पल में फायर एक्सीडेंट, ठीक है, फायर एक्सीडेंट, कहीं पे आग लग जाए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोशन, कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह पे विस्फोट हो जाए, एक्सप्लोशन मतलब होता है विस्फोट होना, ठीक है, कहीं पे विस्फोट हो जाए, रोड या ट्रेन एक्सीडेंट, कहीं पे मतलब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बाहर कहीं युद्ध चल रहा है, टेररिस्ट अटैक हो जाए, ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। ओके, समझ में आया? चलिए, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर आपको समझ में आया। इसके बारे में और डिटेल्स में एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा सा आइए और अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले नेचुरल डिजास्टर को देखते हैं, फिर मैन मेड डिजास्टर को देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर को थोड़ा सा और समझते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, तो 5 नंबर में इतने लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, समझते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान से बना के आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से नेचुरल के तरीके, किस तरह से नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुनामी वगैरह, भूकंप वगैरह, इस इमेज के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश किए हुए हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर जो होता है, प्राकृतिक आपदाएं, इज ए हार्मफुल इवेंट होता है दैट हैपन ड्यू टू नेचुरल फोर्स ऑन द अर्थ, ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी द्वारा एक प्राकृतिक बल लगता है, ठीक है, उसके कारण कुछ हानिकारक घटनाएं होती हैं, उसी को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। दीज डिजास्टर अकर्स नेचुरली, ये डिजास्टर जो होते हैं, आपदाएं हो जाते हैं, ये प्राकृतिक पाई जाती हैं, एंड कैन काज ग्रेट डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट। और क्या करती हैं, बहुत सारे हमारे पर्यावरण के लिए प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी पे, उसके लाइफ पे, उसके मतलब बहुत सारी चीजों पे प्रभाव पड़ता है, संपत्ति पे, पूरी जिंदगी पे, सब पे प्रभाव पड़ता है अगर ये आपदाएं आती हैं तो, ठीक है। ये डिजास्टर अकर नेचुरली, ये डिजास्टर अकेले मतलब नेचुरली पाया जाता है, प्राकृतिक पाया जाता है, एंड कैन काज ग्रेट डैमेज टू लाइफ, ठीक है। अब मतलब कह सकते हैं कि जिंदगी को पूरा मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसका कारण बन सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है और हमारे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। चलिए, ह्यूमन कैन नॉट स्टॉप देम, हम लोग जैसे या फिर कोई भी ह्यूमन हो इसे रोक नहीं सकता है, ह्यूमन कैन नॉट स्टॉप देम, ह्यूमन इसे रोक नहीं सकता है, बट वी कैन रिड्यूस दियर इफेक्ट विथ गुड प्लानिंग, लेकिन एक अच्छे प्लानिंग से इसको कम किया जा सकता है।
लेकिन एक अच्छे प्लानिंग से इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आपदाओं को तो हम नहीं रोक सकते, जो नेचुरल आपदाएं हैं, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, ठीक है, और बाढ़ आना, इसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, और हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम ला सकते हैं कि आने से पहले ही मतलब कहने होता है ना, अलार्म बजने लगे, चीजें पता चल जाए, ठीक है। तो ये है नेचुरल डिजास्टर। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अभी आप डिजास्टर देखिए, उसके टाइप देखिए, नेचुरल और मैन मेड। अब आप नेचुरल डिजास्टर के टाइप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके टाइप कह सकते हैं, फिर कह रहे हैं, या फिर एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, इसके बारे में बता दीजिएगा कि सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो हलचल होती है उसके कारण पूरा पृथ्वी हिल जाता है, पूरा जमीन हिल जाता है, उसी को भूकंप कहते हैं। कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग, रोड कैन कॉज डेथ, ठीक है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, नुकसान पहुंच जाता है, ठीक है। रोड हमारे पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण डेथ हो जाती है, लोगों की जाने जा सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अर्थक्वेक इन नेपाल 2015, ठीक है, सभी को याद है। 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था, ठीक है, सभी को याद होगा। ओके, जिस तरह से आपदाएं आई थी, कितने लोग मर गए, कितने सारे घरे टूट गए, बिल्डिंग टूट गए, सड़क बर्बाद हो गए नेपाल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूड। फ्लूड मतलब होता है बाढ़ आना, ठीक है। फ्लूड मतलब आना, बाढ़ आना, जो कि नेचुरल डिजास्टर है। तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, लेक्स विच कवर लैंड एंड होम्स, ठीक है। अब देखिए जो आपके ओवरफ्लो होने लगे, जो, ठीक है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, रिवर में हो गया, लेक्स हो गए, झरने वगैरह, ठीक है। तो रिवर जो नदी वगैरह, इसमें अगर वाटर का ओवरफ्लो होने लगे, जो पूरा कवर कर ले जमीन वगैरह को, घरों वगैरह को, तो इसी को बाढ़ कहते हैं। सभी को पता है कि अगर पानी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, घर के ऊपर पानी आ जाए, ठीक है, या सड़क के ऊपर पानी आ जाए, जमीन के ऊपर पानी आ जाए, तो उसी को हम बाढ़ कहते हैं, ठीक है। हैपन ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ये कैसे हो रहा होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, तब ऐसा होता है। डैम फेलर, डैम वगैरह जब फेल हो जाए तब ऐसा होता है। या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मतलब होता है जब बर्फ वगैरह ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ वगैरह होते हैं, और आइस वगैरह जब मेल्ट होने लगे, ठीक है, आइस वगैरह मेल्ट होने लगे, जब बर्फ पिघलने लगे, ठीक है, जब बर्फ पिघलने लगता है तब ये चीजें होती हैं आपके नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, मतलब बाढ़ आते हैं। डैमेज क्रॉप्स, हाउस एंड कैन कॉज डिजीज, ठीक है, जाहिर सी बात है, जो आपके क्रॉप्स है, जो आपके अनाज है, वो पूरा डैमेज हो जाएंगे बाढ़ की वजह से, घर में पूरा पानी घुस जाएगा, इसी कारण बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके नेचुरल डिजास्टर बाढ़ के बारे में, ये था अर्थक्वेक के बारे में। और बात करें तो साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में देखते हैं, ठीक है। सुनामी अलग चीज है, सॉरी, सुनामी अलग चीज है और साइक्लोन अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। साइक्लोन को हम बोलते हैं तूफान, ठीक है, और सुनामी जो होता है वो समुद्र के नीचे से होता है, लहरें होती है पूरा अलग तरीके से, ठीक है। तो साइक्लोन, टाइफून, देखो तूफान को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफून कहते हैं। इंग्लिश में तूफान को हम क्या बोलते हैं, टाइफून कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है आधी, क्या होता है, आधी होता है। तो चक्रवात, आधी, स्ट्रोम, ये सब क्या होते हैं, ये टाइफून होते हैं, आधी होते हैं, साइक्लोन होते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड हैवी रेन ओवर ओशियन, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड, बहुत तेजी से हवा चलता है, और हैवी रेन ओवर ओशियन, ठीक है, जो समुद्र वगैरह में एक बहुत तेजी से रेन होते हैं, बारिश होते हैं, तब ये चीजें साइक्लोन वगैरह आती हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय होम, ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, सभी को पता है, जो चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, टाइफून आते हैं, आंधी आती है, तो बहुत सारे घरें टूट जाती हैं, ठीक है, पेड़ गिर पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हमारे टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, ओके। चलिए, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, बिना मतलब बिना पानी के, मतलब बारिश नहीं हो रहा है, लंबे समय तक बारिश नहीं हो रहा है, उसी को कहते हैं सूखा पड़ना, ठीक है। अच्छा, हमें ये बताइए कि हम अभी साइक्लोन, जो आपका टाइफून था, आधी था, और आपका एक और अभी बताए थे, क्या बताए थे आपका, हाँ, सुनामी, ठीक है। सुनामी और साइक्लोन दोनों में डिफरेंस होगा, ध्यान रखिएगा। सुनामी का मतलब आधी नहीं होता, शायद हम आधी बोल दिए थे अभी, लेकिन उनको ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया था। सुनामी का आधी नहीं होता है, ठीक है, ये साइक्लोन होता है, ये होता है आपका टाइफून, आधी वगैरह, ठीक है। सुनामी वगैरह तो समुद्र में आता है, उसमें जब भूकंप आता है तो लहरें जो उठती है उसको सुनामी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, साइक्लोन और टाइफून हो गया, उसके बाद ड्रॉप, सूखा पड़ना, लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन, लंबे समय अगर बारिश ना हो तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। कॉजेज वाटर शॉर्टेज एंड क्रॉप फेलर, जाहिर सी बात है, तो अगर पानी नहीं बरसेगा तो वाटर का, पानी की कमी हो जाएगी, वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, और जो बीज वगैरह हमें, जो हमारे अनाज वगैरह हैं, वो फेल हो जाएंगे, अच्छे से नहीं जमेंगे, ठीक है। पीपुल एंड एनिमल में सफर ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है, लोग और जानवर जो होते हैं, इनको क्या होते हैं, सफर, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, इनको कमी लगेगी, किसकी, ड्यू टू लैक ऑफ फूड और वाटर,
जब इनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये कि क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत से लोग की क्या होते हैं, जाने तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थे सूखे के बारे में, जिसको आप आराम से नेचुरल डिजास्टर में आता है। सूखा पड़ना हो गया, साइक्लोन हो गया, फ्लूड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब आप आराम से लिख सकते हैं 5 नंबर में। ठीक है, चलिए एक और है सुनामी। सुनामी क्या होता है फिर बता दे रहे हैं, लार्ज सी वेव्स कास्ड बाय द अंडर सी अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन। जब ज्वालामुखी फटता है या फिर अंडर सी अर्थक्वेक, जमीन के मतलब जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो एक लार्ज सी वेव, एक बहुत बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है, बहुत बड़ी लहरें उठती हैं जब समुद्र में भूकंप आता है अंदर उसके, तो उसके कारण बहुत बड़ी लहरें उठती हैं, उसी को सुनामी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, टी साइलेंट है यहाँ पे, सुनामी में टी साइलेंट है, सुनामी मतलब टी साइलेंट है, इसको टी मत पढ़िएगा। ठीक है, और टी पढ़ा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, टी सुनामी ऐसा मत कहिएगा, सुनामी कहा जाता है, टी साइलेंट है, टी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा मत लिख के चले जाइएगा सुनामी। ठीक है, ऐसा मत लिख के चलिएगा, गलत हो जाएगा, टी लगा दीजिएगा आगे, बल्कि टी साइलेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। फ्लूड्स हालांकि पेपर में लिखा रहेगा, ऐसी बात नहीं है, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां से देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लूड कोस्टल एरिया एंड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फ्लूड जो बाढ़ आते हैं कहाँ पे, कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाते हैं। डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि पूरा विनाश कर देते हैं जिंदगी को और वहाँ के प्रॉपर्टी, वहाँ के संपत्ति को, वहाँ के लोगों को, सब पे विनाश पड़ता है जब सुनामी वगैरह आती है। तो एग्जाम्पल में सुनामी इन इंडियन ओशियन 2004। ठीक है, जो इंडियन ओशियन समुद्र में जो सुनामी आया था 2004 में, आप लोग को शायद पता होगा, न्यूज वगैरह में देखे होंगे, बहुत खतरनाक था। ये भी आपका नेचुरल डिजास्टर है। ओके, तो बस यही बताना था नेचुरल डिजास्टर के बारे में, 3-4 पॉइंट बताए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर आप समझ पाए क्या होते हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा होता है। भूकंप हो गया, बाढ़ आना हो गया, सूखा पड़ना हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब नेचुरल थे। अब मैन मेड डिजास्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। हम आपको देखिए अलग से क्यों पढ़ाए, क्योंकि आपके एग्जाम में अलग से पूछ लेता है 5 नंबर का, इसलिए पढ़ना जरूरी था। ठीक है, अब आइए देखते हैं मैन मेड डिजास्टर क्या होता है, इसको देखते हैं। मैन मेड डिजास्टर होता है ह्यूमन मेड डिजास्टर। ठीक है, जो हम लोग के द्वारा डिजास्टर आपदाएं बनाई जाती हैं, होती हैं, उसको कहते हैं। मैन मेड डिजास्टर इज ए हार्मफुल या डेंजरस इवेंट काज्ड बाय द ह्यूमन एक्शन। जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, एक तरह का हार्मफुल, हानिकारक, डेंजरस घटनाएं होती हैं जो कि हम लोग के एक्शन द्वारा होता है, ह्यूमन के एक्शन द्वारा होता है। ठीक है, जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, ये एक हानिकारक, डेंजरस घटनाएं होती हैं जो काज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, हम लोग के एक्शन द्वारा होता है। ठीक है, दिस डिजास्टर कैन हैपन, ये डिजास्टर कब हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि दिस डिजास्टर कैन हैपन, डिजास्टर होता है, हो सकता है क्योंकि आप मिस्टेक, केयरलेसनेस या फिर मिसयूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब हमें जानकारी नहीं है या कोई चीज टेस्टिंग कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल से रिएक्शन करा रहे हैं, हमें नहीं जानकारी है, मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गया, या हमारे इक्विपमेंट्स खराब है जिससे हम यूज कर रहे हैं, जिससे मेजर कर रहे हैं, वेइंग मशीन वही खराब है, तो ये आपदाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर आर प्रिवेंटेबल। जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, इसको रोका जा सकता है। मैन मेड डिजास्टर को रोका जा सकता है इफ प्रॉपर सेफ्टी मेजर आर फॉलो। अगर अच्छे तरीके से, सही तरीके से चीजों को फॉलो किया जाए, हमें जानकारी रहे चीजों का, तो इसे रोका जा सकता है बहुत आराम से। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ मैन मेड डिजास्टर। आगे देखिए इसके टाइप्स की बात करें। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, सबसे पहला इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। दीज अकर्स इन फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स या पावर स्टेशन। ठीक है, दीज अकर्स ये कहाँ पे पाया जाता है, फैक्ट्री वगैरह में, केमिकल प्लांट्स में या पावर स्टेशन में। ठीक है, केमिकल प्लांट्स, पावर स्टेशन या फैक्ट्री वगैरह में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है। ठीक है, ये होता है मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी सभी को पता होगा, 1984 में जो घटनाएं हुई थी भोपाल में। ठीक है, कितना खतरनाक था। वहां एक गैस रिलीज हुआ था, सबको पता है, वेयर ए पॉइजनस गैस लीक किल्ड थाउजेंड, हजारों लोग मर गए थे। जहां एक गैस लीक हुआ था जिसका नाम था MIC। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हम आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, MIC होता है, नोट्स में अपलोड कर देंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हुआ था। ठीक है, भोपाल में, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई थी। तो क्यों आखिर हुआ था, कारण क्या था, इक्विपमेंट फेलर। जो हम इक्विपमेंट मशीन यूज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें कोई फॉल्ट होगा, पुअर सेफ्टी, अच्छे तरीके से स्वच्छता नहीं, वहां पे मतलब सही गाइडलाइंस के साथ काम नहीं किए होंगे, या फिर कुछ ह्यूमन एरर हुआ होगा, कोई मतलब इंसान से ही गलती होती है, हो गई होगी कोई गलती, जिसके कारण ये आपदाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए था सारी चीजों का। ठीक है, चलिए
दूसरा आपका क्या है, फायर, कहीं पे आग लग जाता है, जैसे फायर कास्ड बाय ह्यूमन केयरलेसनेस, ठीक है, ह्यूमन अगर हम लोग कहीं ध्यान नहीं रखते हैं आग लग जाता है। फाल्टी वायरिंग, कहीं पे वायरिंग जो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाले, इलेक्ट्रिकल वाले जो वायरिंग कर रहे हैं उसमें तरीके से कहीं फ्लैक्चुएट हुआ लाइट का, आग लग गया। या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कैन डिस्ट्रॉय, या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाए, इंडस्ट्रियल में कोई विस्फोट हो जाए, ठीक है, जिसके कारण पूरा घर हो जाता है, जंगल हो जाता है, जहाँ पे लोग जानवर रहते हैं सब पूरे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, पूरा विनाश हो सकता है, ठीक है, आग लगने से। एग्जाम्पल में जैसे ऑयल रिफाइनरी फायर, जहां पे ऑयल की फैक्ट्री है वहां पे आग लग जाए, बिल्डिंग फायर, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये सब मैन मेड डिजास्टर होते हैं, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा था, आपका इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट लिख दीजिएगा, फायर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि आपका हो गया, आपका देखिए नेचुरल डिजास्टर बता दिए, मैन मेड डिजास्टर बता दिए, डिजास्टर क्या होता है उसके टाइप्स बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कर ले जाएंगे, यही क्वेश्चन में पूछा भी था। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है, राइट ए नोट ऑन ISO 14000 एंड डिस्कस केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी। आइए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं ये आखिर ISO 14000 क्या है, ठीक है, 14000 क्या है, आइए देखते हैं, अच्छे समझते हैं। ठीक है, ISO 14000 14000 क्या है, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं आखिर आपको क्या मिलता है, मतलब इसके बारे में क्या जानते हैं। देखिए ISO जो 14000 है ये रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट द्वारा एक तरह का कह सकता है कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसको दिया जाता है, इंडस्ट्री वगैरह को, फैक्ट्री वगैरह को दिया जाता है। ये हमें सर्टिफिकेट तब मिलता है, ये एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट हमें तब प्रोवाइड कराता है इस सर्टिफिकेट जब हमारी कंपनी में, हमारे इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीजें ना हो रही हो जो इन्वायरमेंट को प्रभाव डाले, ठीक है। हम जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी चीज यूज कर रहे हैं, तो ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसपे इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब हमें गवर्नमेंट द्वारा ये ISO 14000 या 14001 का सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। ये ISO सर्टिफाइड होता है, ठीक है। ISO क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का एक सर्टिफाइड होता है, ये हमें गवर्नमेंट द्वारा मिलता है, ठीक है। जिस भी कंपनी में देखेंगे अगर आपको ये वाला ISO सर्टिफाइड का एक बोर्ड मतलब मिल गया, ठीक है, वहां पे कहीं लगाए रहते हैं कंपनी में, तो समझ जाइएगा कि यहाँ से प्रदूषण वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो व्हाट इज ISO 14000? ISO 14000 is a family of standard development by the International Organization for Standardization, ठीक है। ISO एक तरह का गवर्नमेंट बॉडी है जिसका फुल फॉर्म होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये फुल फॉर्म होता है ISO का, जो एक तरह का गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। ISO 14000 is a family of standard developed by the ISO related to environment management। इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए उससे रिलेटेड ये क्या है, एक तरीके का ISO द्वारा निर्मित ये फैमिली है किसका, स्टैंडर्ड का, ठीक है। ISO जो 14000 है इज ए फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड, कहीं ना कोई क्वालिटी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड की बात कहीं ना क्वालिटी की बात हो रही है, किसके, जो इन्वायरमेंटल मैनेज की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड, कहीं ना कहीं पूरे फैमिली है किसके लिए, इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड की बात हो रही है। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, डेवलप बाय द ISO के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ISO 14000 इज ए फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, रिलेटेड किसके था, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के रिलेटेड था, ठीक है। इट इज ए ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रूल, ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, ये अंतरराष्ट्रीय नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दैट हेल्प कंपनीज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जिससे मतलब मदद करती है जो कंपनीज होती हैं, दैट हेल्प कंपनीज, ये मदद करती है कंपनीज की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जितने भी कंपनी होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो आपकी बॉडी है ISO 14000 जो सिस्टम है, एक तरह का क्या है, ये सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं कंपनी से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की सलाह देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। इट टेल कंपनी, या कंपनी से कहता है हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ठीक है, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली, जो आपके प्राकृतिक स्रोत हैं उनका हम कैसे उसको हम कैसे यूज करें, कैसे प्रयोग करें, ये चीज बताता है। हाउ टू फॉलो इन्वायरमेंटल लॉ, और जो कुछ मतलब पर्यावरण के नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसको कैसे फॉलो करें, ये हमें ये जो आपका ISO सर्टिफाइड है 14000 ये बताता है, ठीक है। समझ में आया, कहने का मतलब है ISO 14000 एक तरीका का क्या है कि ये इन्वायरमेंटल को मैनेज करने का एक तरीका का गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है,
ठीक है। ISO 14000 एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है इन्वायरमेंटल को मैनेज करने के लिए। ये बताता है कि कंपनी वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में जो लोग बनाते हैं, अगर इसका सर्टिफिकेट उनके पास है तो इसका मतलब कि उनमें, उनके फैक्ट्री से पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज मैनेज है। तो ये बताता है कि पॉल्यूशन कम करें, हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम कैसे करें, नेचुरल प्राकृतिक सोर्स को हम प्रॉपरली तरीके से कैसे प्रयोग करें, इन्वायरमेंटल के जो नियम है उसको कैसे फॉलो करें, कुछ नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बस यही तो है ISO 14000। ओके, बेनिफिट्स की बात करें, इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर आपके मतलब कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इसको अगर बेनिफिट, इसके बेनिफिट की बात करें तो लेस पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री या बिजनेस। ठीक है, जो भी बिजनेस हो रहे हैं, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उसमें क्या होंगे, लेस पॉल्यूशन होंगे, पॉल्यूशन की कमी होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट है, आप चीजों को सर्टिफिकेट गवर्नमेंट द्वारा, जाहिर सी बात है जब सर्टिफिकेट लेंगे तो आपके पास ऑडिट वाली टीम आएगी, आपकी पूरा जांच करेगी आपकी जो फैक्ट्री है वहां पे किस तरह का कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी केमिकल्स तो नहीं रिलीज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं पाएगी तो आपको आराम से ISO का सर्टिफिकेट मिल जाएगा 14000 या फिर 14001 का। ठीक है, 14001 का, एक मिनट, 14000 या 14001 का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सब 14000 के ही टाइप्स हैं, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है आपको, समझ जाइएगा। ठीक है, तो सेव मनी बाय यूजिंग रिसोर्सेज स्मार्टली। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि जो आप जो स्रोत को यूज कर रहे हैं स्मार्टली तरीके से तो आपके पैसे भी बचत होंगे। फॉलोज रूल मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यही इसका बेनिफिट है। ठीक है, मेक कंपनी इमेज बेटर, जिससे क्या होगा, जाहिर सी बात है जब प्रदूषण नहीं होगा तो जो कंपनी का इमेज है वो भी काफी बेटर होगा। ठीक है, हेल्प नेचर एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, हेल्प नेचर, लोगों मतलब जो नेचर प्रकृति है उस पर भी मदद मिलेगा। ठीक है, इसके कारण प्रकृति पे भी मदद मिलेगा और जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन को भी इससे क्या होगा, लाभ होगा, उसको प्योर ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट था ISO 14000 का। सिंपल, तो अगर एग्जाम में आता है ISO 14000 के बारे में तो आप बना के आराम से लिख दीजिएगा, सीधी सीधी बस एनवायरमेंटल को मैनेज कैसे करना है इसी के रिगार्डिंग इस सिस्टम को लाया गया जिसका नाम है ISO 14000। ये ISO के अकॉर्डिंग लाया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसके अकॉर्डिंग ये लाया गया सिस्टम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, ISO 14000 बहुत सारे होते हैं, ISO 14000 है, और अगर बात करें तो ISO 9000 भी आते हैं, वो अलग चीजों के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब आपके इंडस्ट्री वगैरह में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो उसका सर्टिफिकेट अलग होता है। 14000 स्पेशली इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, तो इन्वायरमेंट के लिए अलग होता है। नाम ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए लाया गया ISO 14000। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको समझ लीजिएगा। ओके, और क्या क्वेश्चन था, राइट ए नोट ऑन ISO 14000, आप लोग समझ गए, इसके बेनिफिट को बता दीजिएगा। डिस्कस केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी, आइए केस स्टडी देखते हैं अर्थक्वेक का और सुनामी का। केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप है उसके केस स्टडी को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो नेपाल अर्थक्वेक 2025, सभी को याद है नेपाल में जो भूकंप आया था, सभी को याद है, कोई भूला नहीं है, 2015 में। ठीक है, चलिए, ऑन 8 अप्रैल 25 2015, 2025 अप्रैल 2015 में, ठीक है, 25 अप्रैल 2015 की बात करें तो एज ह्यूज अर्थक्वेक इन नेपाल, ह्यूज मतलब होता है विशाल। ठीक है, विशाल, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, कहाँ पे, नेपाल में। ठीक है, हम तो नेपाल के साइड ही वाले डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बहुत अच्छे से याद है कि कैसा हुआ था, वो घटना कैसा था। ठीक है, पूरा ऐसे शटर वगैरह हिल रहा था, बाहर के दरवाजे वगैरह हिल रहे थे। ठीक है, बहुत ही डेंजरस था। इट हैड ए मैग्नीट्यूड ऑफ 7.8 ऑन रेक्टियर स्केल, वेरी स्ट्रांग। ठीक है, कितना था, 7.8 था, जिसका जो मापन था वो कितना था, रेक्टियर स्केल 7.8 था। इसमें ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था लोगों का। द अर्थक्वेक lasted for about 30 seconds but caused a lot of damage। ठीक है, जो अभी भूकंप थी कितनी देर तक चली थी, लेस्टेड मतलब होता है चलना, कितनी देर तक चली थी, अबाउट 30 सेकंड से 30 सेकंड के लिए था। ठीक है, लेकिन बट काइड ए लॉट ऑफ डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। 30 सेकंड के लिए था लेकिन बहुत ज्यादा, कई इमारतें गिर गई, कई जगह सड़क खराब हो गए, पोल्स गिर गए, पेड़ गिर गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इसी 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए यही आपके इस स्टडी के बारे में बता दीजिएगा, और सारी चीजें, इम्पैक्ट ऑन ऑफ द अर्थक्वेक, क्या प्रभाव पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था भूकंप का, क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसके बारे में बता दीजिए। कि मेनी बिल्डिंग, हाउस एंड टेम्पल्स कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स, मेनी बिल्डिंग, जो बिल्डिंगें होती हैं, बहुत सारे अनेक बिल्डिंग हैं, घरें हैं, मंदिरें हैं, वो क्या हुए थे, ढह गए थे। ठीक है, ढह जाना, कोलैप्स मतलब होता है ढह जाना।
ठीक है। मोर देन 9,000 पीपल डाइड एंड 10,000 वाज वेर इंजरीड। नहीं 9,000 से ज्यादा मरे थे। ये तो बुक की लैंग्वेज है, न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है। ठीक है, इतना तो नहीं मरे थे, इससे ज्यादा मरे थे। तो 9,000 पीपल डाइड मरे थे और 10,000 पीपल इंजरी हुए थे, जख्मी हुए थे। ठीक है। रोड ब्रिज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर डैमेज। जो भी रोड थे वहां के, नेपाल के ब्रिज वगैरह थे, ठीक है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी सब डैमेज हो चुके थे। ठीक है। लैंडस्लाइड हैपन इन माउंटेन। लैंडस्लाइड क्या होता है? चट्टानें जो पहाड़े होती हैं, पहाड़ों में से कोई टुकड़ा गिरता है अगर नीचे, ठीक है, पहाड़ों पे से अगर भूकंप वगैरह आता है तो टुकड़ा टूट के नीचे गिर जाता है, उसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। तो लैंडस्लाइड हैपन इन माउंटेन। ठीक है, जो कि पर्वतों में से, माउंटेन में से जो लैंडस्लाइड होते हैं ब्लॉक कर देते हैं रोड्स को, रिवर को, क्योंकि जाहिर सी बात है टुकड़ा इतना बड़ा बड़ा गिर रहा है, सड़क पे आ गया तो पूरा सड़क पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और समुद्र को, रिवर को भी ब्लॉक कर देते हैं। Many people lost their home and had to live in temporary shelters। बहुत सारे लोग अपना घर खो बैठे, ठीक है, और कहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं? स्लेटर में, कहीं और टेम्परेरी आश्रय। ठीक है, स्लेटर में से होता है कहीं पे आश्रय लिए हुए हैं, किसी दूसरे जगह पे, छोटी कुटिया में, कहीं पे भी अपना एक टेम्परेरी आश्रय रखे हैं। ठीक है, आश्रय मतलब कि वहां पे रह रहे हैं, कोई पनाह देना, उसी को बोलते हैं स्लेटर्स। ठीक है, किसी के साथ रह रहे हैं, कहीं पे कोई घर, छोटा सा तंबू गाड़ के रह रहे हैं। तो बहुत खतरनाक घटना थी। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा था। बस यही लिख दीजिएगा, केस स्टडी नेपाल के बारे में बता दीजिएगा, उसके प्रभाव के बारे में बताइएगा, बस यही हो गया केस स्टडी। ठीक है, चलिए रिस्पांस एंड रिकवरी की अगर बात करें, रिस्पांस एंड रिकवरी, तो रेस्क्यू टीम फ्रॉम नेपाल एंड अदर कंट्रीज हेल्प विद सर्च एंड रिलीफ। जो रेस्क्यू टीम थी नेपाल की और जो अदर कंट्री, अदर देश के जो लोग थे, मदद किए थे, सर्च किए थे, रिलीफ किए। ठीक है, लोगों को खोजे, उनको रिलीफ दिलाए, उनकी मदद किए। ठीक है, जो अदर कंट्री के थे, तो भारत के भी लोग थे, अदर कंट्री के थे, नेपाल की भी टीम थी, रेस्क्यू टीम थी, लोगों की काफी मदद पहुंचाई, लोगों को खाना पहुंचाई, पानी पहुंचाई, सारी चीजों में मदद की। ठीक है, इमरजेंसी फूड दिया गया, वाटर दिया गया, मेडिकल सप्लाई किया गया, वेयर प्रोवाइडेड, जहां प्रोवाइड हो सकते थे वहां पे सब कुछ, खाना वगैरह, पानी वगैरह, मेडिकल सप्लाई वगैरह किया गया था। ठीक है, पीपुल रीबिल्ट होम, ठीक है, रोड एंड स्कूल्स विथ बेटर सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, लोगों के लिए फिर से घर बनाया गया, रोड बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए फॉर बेटर सेफ्टी, मतलब एक सेफ्टी के साथ, ठीक है, एक सुरक्षा के साथ हम चीजों को फिर से बनाया गया। अवेयरनेस अबाउट अर्थक्वेक, ठीक है, लोगों को जागरूक किया गया भूकंप के बारे में, तब से, जब से भूकंप आया था तब से और ज्यादा जागरूक किया गया। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्रीज, लोगों को प्रिपेयर किया गया, ठीक से जागरूक किया गया, और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में है, ये इसके बारे में भी जागरूकता क्या है, बढ़ा दिया गया। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और ज्यादा लोग जागरूक हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब से लोग एनवायरमेंट का ज्यादा प्रोटेक्ट करने लगे। ठीक है, कहते हैं ना, जब मार पड़ती तभी सबक मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता है। तो जब एनवायरमेंट भूकंप आया तभी ये सारी चीजें होनी थी, लोग जागरूक हो गए, भूकंप के बारे में जाने, पर पेड़ लगाना शुरू किए, भूकंप मतलब नेपाल में सारी चीजें, और लोग मतलब प्रोटेक्शन करने लगे, एनवायरमेंट का प्रोटेक्ट करने लगे। ठीक है, तो ये था रिस्पांस और रिकवरी। आराम से बना के लिख दीजिएगा, जो नेपाल में जो हादसा हुआ था, जो आप लोग देखे थे, वही लिखना है केस स्टडी में। ठीक है, तो अर्थक्वेक हो गया, जिसको आप लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी या सुनामी। केस स्टडी ऑफ सुनामी भी एग्जाम में आता है, छोटा सा है, इसको भी लिख दीजिएगा, इसमें रिकवर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सुनामी क्या होता है पहले इसको बता दीजिए। सुनामी इज ए बिग पावरफुल वेव ऑफ सीरीज ऑफ वेव्स कास्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द ओशियन फ्लोर। ठीक है, जो आपके ओशियन होते हैं, समुद्र होते हैं, लहर, ठीक है, महासागर होते हैं, वहां पे क्या होता है, मतलब कि कास्ड बाय सडन मूवमेंट, वहां पे मूवमेंट होने लगता है अचानक से। ठीक है, अचानक से मूवमेंट होने लगता है, भूकंप आ जाए उसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वेव उठती है, लहरें उठती हैं। ठीक है, पावरफुल वेव उठती है, वेव की सीरीज उठती है, उसी को सुनामी कहा जाता है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज यूजुअली फ्रॉम एन अर्थक्वेक। ये जो मूवमेंट होती है, हलचल होती है, आमतौर पर भूकंप आने से, वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी के फटने से। ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से होता है, ज्वालामुखी के फटने से होता है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ठीक है, पानी के अंदर कोई चट्टान वगैरह फट रहा हो, ठीक है, वो हो रहा हो, तब ये सब चीजें, लहरें आती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो सुनामी क्या होता है? सुनामी जब पानी के अंदर, ओशियन जो महासागर होते हैं, उसके अंदर जब भूकंप वगैरह आता है तो एक लहरें उठती है खूब बड़ा से, उसी को हम सुनामी बोलते हैं, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, फेमस सुनामी अगर बात करें कहाँ पे आया था, तो एग्जाम्पल में इंडियन ओशियन सुनामी 2004 जो इंडियन ओशियन सुनामी आया था, बहुत खतरनाक था। ऑन दिसंबर 26 2004, 26 दिसंबर 2004 में, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 में एक ह्यूज अंडर वाटर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, एक विशाल, ठीक, एक बहुत बड़ा विशाल अंडर वाटर अर्थक्वेक आया था, मतलब पानी के अंदर जो है भूकंप आया था। अकर्ड नियर सुमत्रा इंडोनेशिया।
ठीक है, जो कि कहाँ पे पाया गया था, सुमात्रा इंडोनेशिया के पास। ठीक है, द अर्थक्वेक वाज वेरी स्ट्रांग, जो अर्थक्वेक भूकंप था बहुत स्ट्रांग था, मतलब मैग्नीट्यूड 9.1। आप सोच लीजिए 9.1 था, क्या हो रहा होगा उस समय वहां के लोगों का। 9.1 था अर्थक्वेक का जो आपका रिक्टर स्केल था। इट काइट मैसिव सुनामी, मैसिव सुना हाँ, इट काइट मैसिव सुनामीज इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, इसका मैसिव मतलब बहुत ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, इट काइट मैसिव सुनामी इन इंडियन ओशियन, मतलब क्या है, जो इंडियन जो ओशियन में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, बहुत बड़ा सुनामी का कारण बना था। ठीक है, वेव्स अप टू 30 मीटर हाई हिट कंट्रीज। ठीक है, वेव्स जो थे 30 मीटर लंबा जंप किए थे। कहाँ कहाँ पे, किसके देश में, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया और बहुत से देश में। इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गया, भारत हो गया, इंडिया, श्रीलंका हो गया। यहाँ पे जो वेव थे वो 30 मीटर लंबा जो थे वो हिट किए गए थे, मतलब 30 मीटर हाई, मतलब उनका क्या था, लेंथ था। ठीक है, वेव्स का जो लहरें थी। ओके, तो ये थे कुछ इंडियन ओशियन सुनामी जिसके बारे में आप लिख सकते हैं जो हुआ था वहां पे। ओके, और अबाउट 2,30,000, ठीक है, 2,30,000, 2,30,000 पीपल डाइड, 2,30,000 लोग मरे थे। एंड मिलियंस वेर इफेक्टेड, सोचिए मिलियंस लोग, इसका प्रभाव पड़ा था मिलियंस पे, कितना खतरनाक रहा होगा। ठीक है, मेनी होम्स, स्कूल्स एंड रोड वी आर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे घर, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे रोड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ठीक है, द एनवायरमेंट वाज बैडली डैमेज, पूरा एनवायरमेंट हमारा क्या हो चुका था, डैमेज हो चुका था। फॉरेस्ट एंड कोस्टल एरिया वे डिस्ट्रॉयड, जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया मतलब जो तटीय क्षेत्र है वो पूरा क्या हो चुके, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, विनाश हो चुका था सबका। ठीक है, चलिए यही था पूरा, आप इसको लिखना अच्छे तरीके से, सारी चीजें बताना है। ये वहीं का एक इमेज है जो कि न्यूज के थ्रू निकला है, देख सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ था जब ये आया था। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से केस स्टडी आप सुनामी, केस स्टडी आप अर्थक्वेक, जिसको आप आराम से लिख दीजिएगा, बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं बताना है। अर्थक्वेक नेपाल के बारे में जो भूकंप आया था, और जो इंडियन ओशियन सुनामी 2004 में आया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कितने लोग मरे थे, क्या था, इसका एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ा था, वही आपको लिख देना है। बस आपका पूरा चैप्टर, पूरे क्वेश्चन कवर हो गए अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चन कवर हो गए। 14,000 क्या था, केस स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सुनामी, सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, चलिए, तो फाइनली आपका पूरा इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अब आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे तरीके से जाइए, एग्जाम दीजिए, बेहतर तरीके से रिजल्ट लेके आइए। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। गुड लक ऑन योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से। जो भी मेहनत हम किए, जो भी अपना इनपुट दिए, अब आप लोग जरूर इसका आउटपुट लीजिए अच्छे तरीके। मेरी कामना है ऊपर वाले से कि आप लोग का अच्छा नंबर आए, अच्छे तरीके से करें। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ये मेरा इंस्टा आईडी है adithri.official, इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।